खमा गणिसा, मेरा नाम है तेजेंद्र सिंह राठौड़, मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि जिसने आप में से जिसने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है, उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जाकर पहले मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए। कि सर वो देखना कहाँ ज़रूरी है, हमें तो कोर्स से मतलब है, हमें इंट्रोडक्शन कोई मतलब नहीं है। ज़रूरी इसलिए है कि उसके अंदर मैंने ये बता रखा है कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊँगा, मैंने मेरे बारे में कुछ बता रखा है कि मैं कौन हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी क्या ऐसी क्वालिफिकेशंस है जो मैं यहाँ खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा हूँ, और मेरी अप्रोच क्या रहेगी मैथ्स के टूवर्ड्स, तो वो जाननी है और वो ज़रूरी है जानना। तो मैं चाहता हूँ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने वो नहीं देखा है तो पॉज कीजिए, पहले जाकर वो देखिए। अब देखिए, कुछ मेरे दोस्त होंगे कि सर मैथ्स पढ़ तो रहे हैं मगर हमें समझ में आती नहीं है, ज़बरदस्ती घर वालों ने दिला दी। कि यार ज़बरदस्ती कैसे दिला दी? कि सर ज़बरदस्ती तो देखिए ऐसे दिला दी कि घर वालों ने कहा कि एयरफोर्स, एनडीए, नेवी में जाएगा, बीएससी या बीटेक करेगा, साइंस ले लेगा तो तेरा भविष्य बन जाना है। कि सर बन तो जाना है, मामूसा के लड़के ने ली थी साइंस, काकसा के लड़के ने ली थी साइंस, ज़बरदस्ती है ना हमारे ये बला गले पड़ गई है मैथ्स नाम की। कि सर ज़बरदस्ती ये मैथ्स नाम की बला हमारे गले पटक दिया घर वालों ने। अब मैथ्स हमसे हो नहीं रही है कि मैथ्स सर इतना मुश्किल से 11वीं पास करिए, 12वीं में तो लग रहे हैं इस बार गिर जाएंगे, इस बार 12वीं पास नहीं हो पानी सर। तो ये जो बला आप मैथ्स नाम की ये जो बला है, जो आपके घर वालों ने या फिर आपने अपनी मर्जी से अपने गले में डाल ली है, इस गले में पड़ी बला को गले का हार कैसे बनाना है मैं वो सिखा दूंगा आपको। इस गले में पड़ी बला को गले का हार कैसे बनाना है मैं आपको वो सिखा दूंगा। और अगर आपको ये सीखना है ना तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेरे अकेले का बस का कुछ नहीं है, आपको बराबर सहयोग देना पड़ेगा, बराबर मेरी मदद करनी पड़ेगी। कि सर वो कैसे? वो ऐसे कि जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊँ आपको 1 घंटा पौन घंटे का जो भी आपका लेक्चर होगा, वो लेक्चर देखने के बाद जो मैं पढ़ाऊँ वो बस आधी 1 घंटा 2 घंटा उसका रिवीजन कर लीजिए। अगर उसका एक बार आपने रिवीजन कर लिया तो मुझसे लिख के ले लीजिए, मैथ्स के अंदर आपके 100 में से 100 मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। मैथ्स के अंदर 100 में 100 मार्क्स लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। पेपर चाहे पेपर बनाने वाला कितना भी टफ कर दे कि आज तो बच्चों को फेल करके रहूँगा, मगर आपके 100 मार्क्स कोई नहीं रोक पाएगा। तो अब देखिए कि सर ये फालतू का ज्ञान मत दीजिए, एक बात बताइए सीधी कि आज पढ़ाने क्या वाले हैं। कि फालतू का ज्ञान मत दीजिए सर, फालतू का ज्ञान देने के लिए यूट्यूब पे बहुत है। तो देखिए आज मैं आपको वो चैप्टर पढ़ाऊंगा जो मैथ्स का ही नहीं, केमिस्ट्री और फिजिक्स में सबको मिला लीजिए, हिंदी इंग्लिश मिला लीजिए। मैं तो कहता हूँ हिंदी इंग्लिश मिला लीजिए, मगर ये जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा ना, इससे आसान चैप्टर है नहीं मैथ्स में कोई। कि सर ऐसा कौन सा चैप्टर पैदा हो गया जिसके बारे में हमें पता नहीं है, इतना आसान है। विश्वास कीजिए चैप्टर इतना आसान है कि एक बार मैंने आपको पढ़ा दिया और एक बार आपने खुद से पढ़ लिया तो मैं ये मानता हूँ इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको फिर सीधा एग्जाम से 2 दिन पहले ही उठाना है। ज़रूरी नहीं है किसी को समझ में अगर नहीं आता है, किसी को अगर थोड़ा कम समझ में आता है तो वो 2, 3 बार, 4 बार, 5 बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मैं ये कहता हूँ हर चैप्टर को आप कम से कम 10 बार आपके हाथ से निकालिए, अगर देख के नहीं, यूँ नहीं कि सर पढ़े हैं बिस्तरों के अंदर रजाई ओढ़ रखी है, टका आपने जो पढ़ाया था वीडियो देख लिए, पन्ने पलट लिए कॉपी के और हो गया काम। मैथ्स देख कर या समझ कर नहीं पढ़ी जाती है, मैथ्स लिख कर पढ़ी जाती है। जो मैथ्स को लिखेगा वही मैथ्स को सीखेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जो मैथ्स को लिखेगा वही मैथ्स को सीखेगा। अब देखिए मैंने कहा कि सबसे आसान चैप्टर है मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर ये सबसे आसान चैप्टर है, तो कुछ मेरे दोस्त नाम गैस कर चुके होंगे कुछ मेरे स्टूडेंट्स नाम गैस कर चुके होंगे। नाम है मैट्रिक्स, नाम है मैट्रिक्स, जिसको आप लोग कुछ मेरे दोस्त आव्यू के नाम से भी जानते होंगे, मैं एक और चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जो जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा वो ये होगा कि मैं जितना हो सके इंग्लिश के वर्ड्स का यूज़ करूँगा। इंग्लिश का वर्ड्स का यूज़ क्यों करूँगा? तो आप में से कुछ कहेंगे कि सर इंग्लिश का वर्ड के क्या यूज़ कर रहे हो, हमें आता नहीं, हमें पढ़ाया नहीं गया। तो देखिए
बात यह है कि अगर मैं आज आपको इंग्लिश सिखा दूंगा, ये कि आव्यूह को इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं, अगर मैंने आज आपको ये बात सिखा दी तो भविष्य में आप मुझे धन्यवाद ज़रूर करेंगे। भविष्य में आप मुझे धन्यवाद ज़रूर करेंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर आप बीएससी, बीटेक या कोई भी डिग्री कोर्स करने आगे जाते हैं जिसमें मैथ्स आती है, तो हिंदी मीडियम के अंदर क्या है ना, किताबें अवेलेबल नहीं होती। हिंदी मीडियम के अंदर किताबें अवेलेबल नहीं होती, और फिर जो ये मैथ्स आपका सरदर्द बनेगी बाद में कि यार ये मैट्रिक्स क्या होता है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, हमने तो पढ़ा नहीं था, वो सरदर्द आपका आज कम हो सकता है। अगर वो कल का सरदर्द आज कम करना है तो इसकी आदत डाल लीजिए। ये तो आपको आएगा समझ में, मगर इसकी भी आदत डाल लीजिए। अब देखिए मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं कि सबसे ज़रूरी बात है कि सर मैट्रिक्स होती क्या है, हमें पता नहीं, हमने कभी नाम सुना नहीं, पहली बार आपने चैप्टर इंट्रोड्यूस कराया है, 12वीं के अंदर ऐसा चैप्टर डाल दिया जिसका पहला नाम नहीं सुना। तो देखिए मैट्रिक्स को दर्शाते कैसे हैं। मैट्रिक्स को दर्शाने का बहुत ही आसान तरीका है कि जब भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि सर ये तो ब्रैकेट लिखा हुआ है, कि सर ये तो ब्रैकेट लिखा हुआ है, ये तो हम जानते हैं ये ब्रैकेट है। अरे राजा ये ब्रैकेट नहीं है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। अब देखिए कैसे, जब भी कोई मैट्रिक्स आपको लिखी हुई जाएगी तो मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार लिखी हुई होगी। इसके अंदर क्या होंगे, कुछ नंबर्स होंगे, यहाँ कुछ नंबर होंगे, यहाँ कुछ नंबर होंगे, यहाँ कुछ नंबर होगा, यहाँ कुछ नंबर होगा, यहाँ कुछ नंबर होगा, यहाँ कुछ नंबर होगा कि सर होगा। चलो मान लें यहाँ कुछ नंबर है, यहाँ कुछ नंबर है और यहाँ कुछ नंबर है। तो ये जो लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, ये कहलाएगी पंक्ति। ये कहलाएगी पंक्ति, जिसे कहते हैं इंग्लिश में रॉ। मैं जितना हो सके रॉ बोलूँगा ताकि आपकी आदत पड़ जाए। और ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर हैं, ये जो लाइन कहलाएगी, ये कहलाएगी, क्या कहलाएगी बताइए, क्या कहलाएगी? अरे अभी मैंने बताया पंक्ति कहलाएगी। ये भी पंक्ति कहलाएगी कि सर अब ये दो, अगर दोनों पंक्ति कहलाएगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी पंक्ति के बारे में बात कर रहे हैं? तो राजा पता यूं चलेगा कि ये जो पहली पंक्ति कहलाएगी ये कहलाएगी R1, ये जो दूसरी पंक्ति कहलाएगी ये कहलाएगी R2। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर आएंगे ये पंक्तियां कहलाएगी, मतलब रॉ कहलाएंगे, और इनको दर्शाने का साइन है R1 और R2। अब देखिए ये जो वर्टिकल, मतलब इस प्रकार ये जो नंबर बनेंगे, यहाँ जो नंबर आएंगे वो कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे स्तंभ। वो कहलाएंगे स्तंभ। कि सर स्तंभ क्या? स्तंभ को मारिए गोली, वो कहलाएंगे कॉलम। आप तो कॉलम याद कीजिए, भविष्य में काम कॉलम ही आएगा। ठीक है, वो कहलाएंगे कॉलम। कि सर अगर ये कॉलम है तो ये क्या है? ये जो बनेगा, ये जो बन रहा है सर, ये जो नंबर्स हैं ये क्या कहलाएंगे? राजा कहलाएंगे तो ये भी कॉलम। कि सर अगर ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है और ये भी कॉलम है, ये तीनों अगर कॉलम है तो हमें कैसे पता चलेगा आप कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं? तो राजा पता यूं चलेगा कि ये जो कॉलम कहलाएगा ये कहलाएगा C1, ये जो कॉलम कहलाएगा ये कहलाएगा C2, और ये जो कॉलम कहलाएगा ये कहलाएगा C3। C1, C2 और C3। अगर मैं C2 लिख देता हूं तो इसका मतलब है कि मैं कॉलम 2 में आने वाले जो जो नंबर्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। पंक्ति, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो कहलाएगी पंक्ति, और जो ये वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल नंबर्स आएंगे वो कहलाएंगे स्तंभ, मतलब कॉलम। कि सर ये तो हो गया, ये तो हो गया, मगर हमने तो एक और चीज पढ़ी थी कि यहां कुछ आता है M क्रॉस N, यहां कुछ आता है M क्रॉस N। तो सर ये क्या होता है? तो अब देखिए कहीं कहीं आपकी किताब के अंदर क्रम लिखा हुआ है, कुछ कुछ टीचर्स इसको कोटि के नाम से कहते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम होता है ऑर्डर। ठीक है, तो मैं यहाँ क्रम के या कोटि के नाम जो भी आपको समझ में पड़े, जो भी आपके समझ में ज़्यादा आए, क्रम या कोटि, ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर, कि ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का। ठीक है, क्रम या कोटि या ऑर्डर जो भी आपके समझ में आए कि सर ये M क्रॉस N लिख दिया, ये होता क्या है ये तो बताइए। तो देखिए ये जो M होता है, ये जो M होता है ये दर्शाता है कि कितनी
कोई भी मैट्रिक्स के अंदर रॉस कितनी है, इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो है दोस्तों, ये एक रो और ये दो रो, तो इस मैट्रिक्स में कितनी रो है दोस्तों, दो। एन क्या दर्शाता है कि सर एन तो ये दर्शाता है कि मैट्रिक्स के अंदर कॉलम कितनी है, एन दर्शाता है मैट्रिक्स के अंदर कॉलम कितनी है। तो कितनी कॉलम है दोस्तों, एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम, तीन कॉलम हो गए दोस्तों, तो तीन कॉलम। अब इस मैट्रिक्स का जो क्रम बना है वो दोस्तों बना है 2/3 का, 2 × 3, 2/3 का इसका क्रम बना है। तो अगर 2/3 का इसका क्रम बना है दोस्तों, तो ये देखिए कि अब आपको ये आराम से समझ में आ गया कि सर ये 2/3 का कॉलम है, कि सर सब समझ में आ रहा है। और कुछ मेरे दोस्त बोलेंगे कि सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कहेंगे कि सर सब समझ में आ रहा है, क्या बढ़िया एकदम, क्या चैप्टर है, क्या समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। और कुछ बोलेंगे सर क्या मज़ा है, क्या बात करते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, भेजे में तो कुछ घुस ही नहीं रहा है। तो राजा भेजे में यूँ नहीं घुसता है, हर किसी का भेजा तेज नहीं होता है, कुछ कुछ मेरे जैसे थोड़े से होते हैं जिनका दिमाग धीरे चलता है। तो जब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जब मैं कोई भी टॉपिक समझाऊंगा या जब मैं कोई भी ऐसी चीज़ नई इंट्रोड्यूस करूँगा जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जिसके बारे में आपको थोड़ा कम ज्ञान है, तो मैं उस टॉपिक के बाद जितना हो सके कोई ना कोई एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। उस एग्जाम्पल से ये होगा दोस्तों कि आप के जो दिमाग में वो जो टॉपिक है वो किस प्रकार से यूज़ आएगा, किस प्रकार से क्वेश्चंस के अंदर यूज़ आएगा, किस प्रकार से उसके क्वेश्चंस बनेंगे और किस प्रकार से उसके क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, ये आपके दिमाग में बात सेट हो जाएगी। अब देखिए अगर इसका कुछ एग्जाम्पल बनाना चाहूँ, सेम 2/3 मैट्रिक्स का कोई एग्जाम्पल बनाना चाहूँ, तो देखिए मैट्रिक्स कैसी बनेगी, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए 2/3 की मैट्रिक्स सही है, क्या ये बात सही बोल रहा हूँ मैं? कुछ बोलेंगे कि सर पता नहीं 2/3 की मैट्रिक्स है कि नहीं, अब आप बोल रहे हो ज़बरदस्ती तो माननी पड़ेगी। अरे ज़बरदस्ती नहीं माननी है राजा, ज़बरदस्ती नहीं माननी, ज़बरदस्ती कैसे मान लेगा? जब कहा हुआ तो तुम अपने घर वालों का नहीं मानते, मैं तो हूँ कौन कि सर आप तो हो ही कौन। सही बात है, मैं कोई नहीं हूँ, मगर आप ये देखिए कि मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि 2/3 का क्यों है। अगर मैं आपको समझा दूँ जब तो मानोगे। तो देखिए कैसे, इसमें क्या है, एक रो है, ये मैंने क्या बोला था, ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर होते हैं ये रो होती है, ये एक रो है, ये रो 1, ये सेकंड रो है, ये जो पूरे सारे नंबर्स हैं ये सेकंड रो में आ रहे हैं, ये सेकंड रो है कि सर है ये रो 2, ये जो वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल नंबर बन रहे हैं ये क्या है कि सर ये तो आपने बताया था कॉलम 1 है, और ये जो है ये कि सर आपने बताया था कॉलम 2, और ये कि सर ये बताया था कॉलम 3। अब देखिए अगर 1 और 2 मतलब 2 रो, m क्या हो गया 2, 1 2 3 3 कॉलम, n क्या हो गया 3, क्रम क्या बन गया इसका कि सर क्रम बन चुका है आव्यूह का, ये जो आव्यूह है इसका क्रम बन चुका है 2 × 3 2/3 का क्रम बन गया है सर। अब एक और चीज़, आव्यूह के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो इसकी है कि सर अवयव क्या होते हैं। अभी तक आपने नहीं बताया अवयव क्या होते हैं, कि सर अभी तक नहीं बताया अवयव क्या होते हैं। हमारे सर ने तो अवयव पे बड़ा जोर दिया था कि अवयव क्या होते हैं। अवयव को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, मैं इसका बड़ा यूज़ लेने वाला हूँ। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्स, इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्स। ये जो आव्यूह है, ये जो आव्यूह है इसके अंदर जितने भी नंबर आएंगे, इसके अंदर जितने भी नंबर आएंगे वो सब अवयव कहलाएंगे। ये 3 क्या है कि अवयव, 2 क्या है अवयव, 1 क्या है अवयव, ये 1 2 3 4 5 6 ये क्या है कि सर ये अवयव हैं, ये इस मैट्रिक्स, ये इस आव्यूह के अवयव हैं, एलिमेंट हैं। तो अवयवों का काम क्या है कि सर अवयवों का काम ये है कि अवयव जो होते हैं वो जो मैट्रिक्स होती है उसमें वो एलिमेंट कहाँ है उसका स्थान बताते हैं। देखिए ये तो हो गया बड़ा ही प्रैक्टिकल तरीका मैट्रिक्स को बताने का। ये तो मैंने मैट्रिक्स को जो बताया बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बताया है। अब देखिए इसी मैट्रिक्स को मैं मैथमेटिकल फॉर्म में मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है वो बताता हूँ। मैथमेटिकल फॉर्म में मैट्रिक्स आपकी किताब में लिखा हुआ होगा A I J M × N। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि सर M × N क्या है, कि सर ये तो आपने बता दिया कि क्रम है। बहुत अच्छे, ये आपने बता दिया कि सर क्रम है, मगर ये बताइए
कि ये आई जे क्या है सर, ये नहीं समझ में आ रहा, और ये ए कहाँ से आ गया। इतनी देर तो ए था ही नहीं, अब आपने नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी कि ए कहाँ से आ गया, और सर ये आई और जे क्या है। तो देखिए आई क्या है, आई क्या है 1 2 3 डैश 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 एम, मतलब आई ये दर्शाएगा, आई ये दर्शाएगा कि किसी भी मैट्रिक्स में रॉस कितनी हैं, पंक्तियां कितनी हैं। आई क्या दर्शाएगा, आई रॉ को दर्शाएगा। कि सर बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। जे क्या बताएगा ये बता दो। तो जे क्या दर्शाएगा, जे ये बताएगा कि किसी भी मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं। कि सर ये तो समझ में थोड़ा कम ही आ रहा है। अरे राजा ऐसा समझ में आएगा ना, क्वेश्चन कराऊंगा जब ऐसा समझ में आएगा कि तुम चाहो ना कि सर भूल जाऊं तो नहीं भूल पाओगे, तुम चाहो ना कि भूल जाऊं तो नहीं भूल पाओगे, ऐसा समझ में आ जाएगा एक बार क्वेश्चन करने लगेंगे जब। अब देखिए ये तो मैंने इसकी बताई एक मैथमेटिकल फॉर्म। अब दूसरा, अगर मैं आव्यू जो होता है उसको खोलना स्टार्ट करूं कि आव्यू किस प्रकार, कितना बड़ा आव्यू मैं बना सकता हूं, तो देखिए आव्यू जितना मेरा मन चाहूँ ना उतना बड़ा आव्यू बना सकता हूँ। तो देखिए आपको कुछ समझाता हूँ। A11 A12 डैश 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 A1n A21 A22। गौर से देखिएगा, कोई बोर तो नहीं हो रहा है मेरा दोस्त। अगर कोई भी बोर हो रहा है तो देखिए ये उसके ऊपर बोर हो रहा है तो हो रहा है, बोर हम होने ही नहीं देंगे। बोर कैसे हो रहा है, इतना प्यार से मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना समझा के मैं पढ़ा रहा हूँ। आप में से अगर कोई बोर हो जाए तो वो झूठ बोल रहा है। जी सैम मानेकशॉ ने कहा था इंडियन आर्मी के बारे में कि अगर कोई सिपाही ये बोलता है कि वो डरने से मरने से नहीं डरता, अगर कोई सिपाही ये बोलता है कि वो मरने से नहीं डरता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है, जो कि आप बोल रहे हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ, कि या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है, या फिर वो गोरखा है। तो अगर आप में से कोई बोर हो रहा है तो इसका एक ही कारण है कि या तो वो झूठ बोल रहा है, कि या तो वो झूठ बोल रहा है। कि सर दूसरा कारण राजा ये है कि उसका ध्यान ही नहीं है। दूसरा कारण ये है कि उसका ध्यान नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये सबसे आसान टॉपिक समझना है तो पूरा ध्यान यहाँ रखिए, पूरा ध्यान यहाँ रखिए। कुछ थोड़ा सा समय मुझे अपना दीजिए और देखिए कैसे ये टॉपिक इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि यूं लगेगा कि सर पानी पी रहे हैं। मैट्रिक्स की खासियत ये है दोस्तों, कि मैट्रिक्स की खासियत ये है कि ये चैप्टर इस प्रकार लगता है। पानी कैसे पीते हैं, पानी पीते वक्त क्या आपको जोर आता है, कुछ भी लगता है कि सर ये तो कितना भारी काम कर लिया आज तो कुछ एनर्जी चली गई है कहीं पे। तो बस वही काम है कि मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार का चैप्टर है कि जैसे पानी पीते हैं तो कुछ पता नहीं चलता। मैट्रिक्स में आपको कुछ पता नहीं चलना कब चैप्टर स्टार्ट हुआ कब खत्म हो गया। आप कहोगे सर ये किया क्या आपने, कैसे कर दिया ये कि पूरा चैप्टर आ गया है समझ में और हमें पता तक नहीं चला कि हमने मैथ्स पढ़ ली। देखिए आगे चलते हैं। A11 फर्स्ट रो, A21 सेकेंड रो। अब देखिए आगे कुछ इस प्रकार लिखा हुआ होगा, कि सर ये आपने क्या लिख दिया है। ये मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये इस प्रकार का कुछ आपके उसमें लिखा हुआ है, इस प्रकार का कुछ आपके बुक में लिखा हुआ है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि ये क्या लिखा हुआ है तो मैं आज आपको ये समझाने के लिए ही आया हूँ कि ये क्या है। देखिए A11 क्या है। A11 अगर आपके सामने A11 आ जाता है और आप ये खुद से सवाल करते हैं कि यार ये क्या है, ये तो समझ में ही नहीं आया, टीचर ने पढ़ाया नहीं स्कूल के अंदर, तो मैं हूँ ना, मैं इसीलिए तो हूँ कि मुझे वो आपको सब बताना है जो आपके टीचर्स, जो माइनर से माइनर डिटेल्स आपके टीचर आपको नहीं बता रहे, वो मैं यहाँ खड़ा होकर आपको एकदम आसानी से बता दूंगा। अब A11 क्या है, तो देखिए A11 ये दर्शाता है कि किसी भी मैट्रिक्स में उसका स्थान कहाँ है। A11 क्या दर्शाता है, उसका स्थान कहाँ है, वो मैट्रिक्स में उसका स्थान कहाँ है। A11 देखिए ये क्या है, फर्स्ट रो की बात हो रही है और फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो A11 है। फर्स्ट रो की बात कर रहा हूँ ना मैं। ये देखिए ये सेकंड रो है, ये सेकंड रो सॉरी ये सेकंड कॉलम आ गई है,
कि सर आ गई है, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो है ना, पहली पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है कि सर है। तो देखिए पहली पंक्ति है तो A1, दूसरा स्तंभ है तो A2, A12 क्या दर्शा रहा है, A12 जो यहाँ एलिमेंट आएगा उसका स्थान दर्शा रहा है कि A12 की जगह कहाँ है मैट्रिक्स के अंदर। देखिए इसी प्रकार देखिए अगर A22 लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दूसरे रो और दूसरे ही कॉलम का एलिमेंट है, इसका जो स्थान है वो कहाँ है कि दूसरे रो और दूसरे कॉलम का। कि सर बहुत बढ़िया, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ 2 3 लिखा हुआ है, अगर यहाँ 2 3 लिखा हुआ है तो 3 कौन सा है और 2 कौन सा है। तो राजा मैंने ऊपर बताया था, मैंने कहा ध्यान याद रखना, आई क्या दर्शाता है, आई दर्शाता है रो को। आई कहाँ है, पहले जो एलिमेंट लिखा हुआ होता है ए के नीचे जो पहला एलिमेंट होता है, जो पहला नंबर होता है, वो ये दर्शाता है कि रो कौन सी है। और ए के बाद जो जे की जगह स्थान पे लिखा हुआ होता है वो ये दर्शाता है कि कॉलम कौन सा है। गौर से देखिए A22 है, मतलब ये 2 क्या दर्शा रहा है, ये 2 ये दर्शा रहा है कि ये रो कौन सी है। ये 2 क्या दर्शा रहा है, ये 2 ये दर्शा रहा है कि ये कॉलम कौन सा है। आई बात समझ में कि सर आ गई। ये तो बताओ ये Mn क्या है। तो देखिए Mn क्या है, ये M क्रॉस N रैंक की मैट्रिक्स है, ये M क्रॉस N रैंक की मैट्रिक्स है। कि सर लग तो रहा है M क्रॉस N की है, कि अरे लग नहीं रहा है राजा, ये है। ये N देखिए, ये N क्या दर्शा रहा है, ये N ये दर्शा रहा है कि इसके कॉलम कितने होंगे, ये N ये दर्शा रहा है कि इसके कॉलम कितने होंगे। कि सर ये लिखा हो तो यहाँ है, कह रहे राजा ये दर्शा रहा है, ये कॉलम कितने होंगे ये दर्शा रहा है। और ये M जो है ये दर्शा रहा है कि इसके रॉस कितने होंगे। तो ये क्या बन गई कि सर ये M क्रॉस N की क्रम की मैट्रिक्स बन गई। अब देखिए कहीं कहीं आपको ये लिखा हुआ होगा कि है ना क्या बोलते हैं ना 4 रैंक की मैट्रिक्स बताइए क्या होगी। देखिए क्रम से रिलेटेड आपके 1-2 सवाल हैं, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है, वो मैं बताऊंगा 5 मिनट बाद। अब एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं आपको पहले बताना भूल गया, वो ज़रूरी बात ये है कि इस मैट्रिक्स, ये जो चैप्टर है, ये जो मैं मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इसमें ज़रूरी क्या है कि सर ये चैप्टर हम क्यों पढ़ें, ये सर क्या है इस चैप्टर में ऐसा जो हमें पढ़ना ज़रूरी है। कि राजा इस चैप्टर में है कुछ भी नहीं, ज़रूरी है ही नहीं, मत पढ़ो। मगर जो मैट्रिक्स पढ़ के नहीं गया ना, वो मान लीजिए उसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। मैट्रिक्स के अंदर क्या है ना राजा, मैट्रिक्स के अंदर सवाल आते हैं 4 नंबर के, मैट्रिक्स के अंदर सवाल आते हैं 4 नंबर के। कि सर 4 नंबर के सवाल के, हाँ सर 4 नंबर के सवाल आते हैं। कि सर क्या राजा, RBSE के अंदर क्या होता है कि पहले 1-1 नंबर के 2 सवाल आते हैं, हर साल 1-1 नंबर के 2 सवाल आते हैं और 2 नंबर का 1 सवाल आता है। तो आप में से कुछ कहेंगे खैर इस बार तो सुना है कोर्स कम हो गया 40%। कह रहे राजा कोर्स तो कम हो गया, कोर्स तो कम पक्का हुआ है, मगर जो ये चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है। कोई इक्के दुक्के क्वेश्चंस है वो आपके छूटने हैं, बाकी आपको सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर कुछ खास फर्क नहीं आया है। तो सर आपने ये तो बता दिया मैट्रिक्स आसान है, क्यों पढ़ना है, पढ़ना है इसलिए क्योंकि 4 नंबर का है। मैट्रिक्स के अंदर पढ़ना है क्या है कि सर आपने मैट्रिक्स ही बता दी क्या होती है। तो मैं आपको अभी क्यों बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या पढ़ना है, क्योंकि अब आपको ये पता है कि मैट्रिक्स क्या होती है और छोटी मोटी इसकी जो ज़रूरत वाली चीज़ें थी कि रॉ क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, क्रम क्या होती है, कोटि क्या होती है, अवयव क्या होते हैं, ये सब आपको पता है। तो अब मैं बता दूँ अब आगे क्या पढ़ेंगे। हम आगे ये पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स के प्रकार क्या होते हैं, मैट्रिक्स के गुणधर्म क्या होते हैं, मैट्रिक्स के योग के गुणधर्म क्या होते हैं, मतलब जो मैट्रिक्स के एडिशन है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और जो मल्टीप्लिकेशन है, गुणन है, उसके गुणधर्म क्या होते हैं। कि सर ये तो आपने सब बता दिया। कि अरे राजा यूं ही पता ही नहीं चलना है कब चैप्टर स्टार्ट होगा कब खत्म हो गया। आपको पता भी नहीं चला कि कब मैंने मैट्रिक्स बता दिया, आपको पता नहीं चला कि कब आपको ये पता चल गया कि मैट्रिक्स क्या होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये आ गया समझ में। अब देखिए मैं बताता हूं कि अगर 2 मैट्रिक्स दी हुई है तो वो मैट्रिक्स बराबर कैसे होती है।
अब देखिए अगर ये दो मैट्रिक्स लिखी हुई है और कह दे कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो बराबर है, ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो बराबर है, तो इसका क्या मतलब निकलता है? अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो ये जो अवयव है, ये जो एलिमेंट है, ये इसका स्थान क्या है कि सर पहली रो और पहला कॉलम। ये मैट्रिक्स है, इसमें इस अवयव का स्थान क्या है कि सर पहली रो और पहला कॉलम। आई बात समझ में कि सर आ गई बात समझ में? तो ये दोनों बराबर होंगे, बराबर स्थान वाले अवयव बराबर होंगे। ये देखिए सेम कि अगर इस मैट्रिक्स में ये जो अवयव है इसका स्थान क्या है कि सर सेकंड रो, कि सर सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो ये किसके बराबर होगा? ये सामने वाली मैट्रिक्स के सेकंड रो और सेकंड कॉलम के बराबर होगा। ये आपको दिख रहा है कि सर सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो हर रो और हर कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो उसके सामने वाली मैट्रिक्स के हर रो और हर एलिमेंट के बराबर होगा। मतलब कि A21 B21 के बराबर होगा, A23 B23 के बराबर होगा, A13 B13 के बराबर होगा। बड़ी आसान चीज़ है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम एक काम करते हैं, फटाफट से एक छोटा सा क्वेश्चन समझते हैं, फटाफट से एक छोटा सा क्वेश्चन समझते हैं, जल्दी से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है? K+4 3 - 1 K-6 किसके बराबर है? कि सर बराबर है A-1 और 3 और -4। अब देखिए बराबर तो ये है, बराबर तो है, कौन किसके बराबर होगा? K-6 किसके बराबर होगा? -4 के, कि सर होगा। K+4 किसके बराबर होगा? A के, कि सर होगा, होगा ना? बहुत आसान है। देखिए रख दूं मैं कि सर रख दीजिए, आपको मना है क्या? K-6 किसके बराबर है? -4 के। तो क्या हम इससे K की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? क्या अगर K-6 -4 के बराबर है तो क्या सर इससे K की वैल्यू फाइंड की जा सकती है? अरे राजा आराम से फाइंड की जा सकती है। मगर सर आपने ये तो बताया नहीं कि क्वेश्चन क्या है। राजा क्वेश्चन ये है कि A की वैल्यू फाइंड कर दीजिए, क्वेश्चन ये है कि A की जो वैल्यू है ना वो फाइंड कर दीजिए। ठीक है सर कर देंगे। तो आप K की वैल्यू क्यों फाइंड करवा रहे हैं सर? सर राजा K की वैल्यू इसलिए फाइंड करवा रहा हूं कि पहले K की वैल्यू तो निकालो, फिर A की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो K-6 -4 है, K क्या बनेगा? -4 + 6। K की वैल्यू क्या आ गई कि सर 2 आ गई, K की वैल्यू 2 आ गई। कि सर अब अपने को क्या पता है कि अपने को तो फाइंड करनी थी सर A की वैल्यू, वो कब निकलवाएंगे? अरे अभी निकलवाएंगे, अभी निकलवाएंगे A की वैल्यू। अब A देखिए किसके बराबर है? A बराबर है K+4 के, A बराबर है K+4 के। तो आपको K की वैल्यू पता है कि सर पता है, तो बस K की वैल्यू यहाँ रख दूँ, K की वैल्यू यहाँ रख दूँ, A की वैल्यू आ जाएगी कि सर आ जाएगी। देखिए कितना आसान था। A = 2 + 4, A की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। कितना आसान क्वेश्चन था कि दो मैट्रिक्स को बराबर रखा हुआ है, उस दो मैट्रिक्स को बराबर रखने के बाद हमसे एक एलिमेंट A इसकी वैल्यू पूछी थी। तो जब दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो हमें ये पता होता है कि उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो बराबर होते हैं। दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उसके सेम पोजीशन वाले, सेम स्थान वाले एलिमेंट्स बराबर होते हैं। तो हमने क्या किया? K-6 को -4 के बराबर रखा। कि सर क्यों रखा K-6 को -4 के बराबर? बच्चों इसलिए रखा है ताकि हम K की वैल्यू फाइंड कर सके। तो K की वैल्यू आ गई देखिए। फिर हमने K+4 को A के बराबर रख दिया। कि सर क्यों रखा? इसलिए रखा बच्चों ताकि हम A की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकली थी? K की निकली थी। K की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया तो A की वैल्यू निकल आई जो कि 6 है, जो कि 6 है। तो दोस्तों देखिए ये आपका एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। जैसा कि मैंने कहा था कि जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा तब मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसी हाथों हाथ करवा दूंगा ताकि आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या होगा सर? अगला क्वेश्चन सर इसी से रिलेटेड होगा। अब एक दो क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम करेंगे कि आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए ये तो आपको आ गया समझ में कि सर ये तो आ गया है समझ में, दिमाग में अब धीरे धीरे बैठने लग गई आपकी बात। अब धीरे धीरे सर समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है समझ में सर आप क्या कह रहे हो। थोड़ा सा और समझा दो बस। अब थोड़ा सा देखिए, कुछ आसान से क्वेश्चन हैं, छोटे से क्वेश्चन हैं एकदम, जो शायद कुछ टीचर्स अवॉइड करते होंगे कि ये क्या करवाने बच्चों को, ये तो आने नहीं है एग्जाम में।
मगर वो क्वेश्चंस क्या बड़े ज़रूरी हैं कि सर ज़रूरी क्यों है? देखिए ज़रूरी तो वो क्वेश्चंस इसलिए हैं क्योंकि वो आपके बेसिक्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कर देंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक क्वेश्चन है कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, दो उसका क्रम है 2/4, क्रम ये है। तो सर ए जो मैट्रिक्स है उसके अंदर अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या होगी ये बता दीजिए। तो देखिए अब अवयवों की संख्या मैंने आपको ये बताया था कि ये जो 2x4 हैं, ये जो क्रम है ये बताते हैं कि रो और कॉलम कितने हैं। तो देखिए अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स में ये जानना है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, उसके अंदर कितने अवयव हैं, तो आप कुछ मत कीजिए, जो उसका क्रम दे रखा है ना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो नंबर आएगा ना, जो नंबर बनेगा दोस्तों, वही उसके अवयवों की संख्या होगी। गौर से देखिए कैसे, 2x4 कितना बनता है 8। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है कि सर 8। कि सर ये तो आप कह रहे हो कि अवयवों की संख्या 8 है, मैं कैसे मान लूं कि सर मैं कैसे मान लूं? ये कोई होता है क्या कि आपने तो इसको कुछ नहीं किया, आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बोल दिया अवयवों की संख्या क्या है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं प्रैक्टिकल, फिर से वही बात कि बस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दीजिए सर, सब सेट हो जाएगा। बस एक बार प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके दिखाइए बस। तो वही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं फिर से आपको देता हूं। देखिए कैसे, 2 क्या है कि सर आपने बताया था ये जो आगे लिखा हुआ होता है ना, ये तो होते हैं रो, ये होती है इसकी पंक्तियां, ये इसकी पंक्तियां होती है। तो इसमें कितनी रो होगी कि सर 2 लिखा हुआ है तो R1 और R2। ये 4 क्या है कि सर ये आपने बताया था इसके होते हैं कॉलम, तो मतलब कितने कॉलम होंगे कि सर 4 लिखा हुआ है मतलब C1, C2, C3 और C4, 4 कॉलम होंगे। कि बहुत ही बढ़िया, ये तो तुम्हारे दिमाग में एकदम सेट हो गई बात। फिर बचा ही क्या है कि सर बचा तो कुछ नहीं है, फिर भी आप एक बार ढंग से बता दीजिए। तो देखिए A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23 और A24। कि सर ये कहाँ से लिख दिया? अरे राजा ये यहाँ से लिख दिया कि इसके 2 रो हैं और 4 कॉलम हैं, तो ये क्या हैं? तो राजा ये वो एलिमेंट्स हैं जो इसके स्थान को दर्शाएंगे। है ये वो एलिमेंट्स कि सर है। अब बता राजा तू ये बता, आप सब ये बताइए कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? कि सर गिन लेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। कि सर ये तो आप सही बोल रहे थे, ये तो आप एकदम सही बोल रहे थे कि इसके जो क्रम को है अगर उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो जो वैल्यू आएगी ना वो क्या दर्शाएगी सर? वो ये दर्शाएगी कि इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी है। सही बोल रहा हूं ना कि सर एकदम सही बोल रहे हो आप। अब आपकी बात पे शक नहीं करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन? ये कहता है कि कोई 6 अवयव हैं, 6 अवयवों की संख्या की मैट्रिक्स है, कि 6 अवयवों की संख्या की मैट्रिक्स है, तो उसके क्रम क्या होंगे? कि सर अभी तो ये लिखा हुआ था कि क्रम दे रखी थी मैट्रिक्स के, तो हमने अवयव निकाले। अब ये लिखा हुआ है कि उसके अंदर 6 अवयव है, तो उसके क्रम क्या होंगे? तो देखिए क्वेश्चन है, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 3.1 का, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर, ये भी तो बता दो। ये क्वेश्चन नंबर राजा, ये क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4। देखो 6 अवयवों की संख्या का क्रम, कि सर क्रम गैस कर दीजिए कि क्रम क्या होंगे। अगर 6 अवयवों की संख्या है तो उसके क्रम क्या होंगे। तो राजा देखो ये 6 कब बनेगा? कि सर अभी आपने बताया था कि अगर क्रम को मल्टीप्लाई कर दूं तो अवयवों की संख्या निकल आती है। तो राजा मुझे ये बताइए कि ऐसे कौन से 2 नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 बन रहा है। देखिए कि सर 2 को अगर 3 से कर दूं तो 6 बन जाएगा, 3 को अगर 2 से कर दूं तो 6 बन जाएगा, 6 को अगर 1 से कर दूं तो भी 6 बन जाएगा, और 1 को अगर 6 से कर दूं तो भी 6 बन जाएगा। कि सर बन तो जाएगा, वो सब सही है, मगर ये आप क्या गेला बना रहे हो क्या? ये 2 को 3 से कर दिया, 3 को 2 से कर दिया, ये क्या उल्टा पुल्टा चल रहा है क्या? अरे राजा उल्टा फुल्टा नहीं चल रहा है, तेरे को गेला नहीं बना रहा हूँ,
कि सर कैसे, कि राजा वो ऐसे है कि ये जो 2 है ना, ये रो है, ये रो है किसी भी कॉलम की, और ये 3 जो है ना राजा ये कॉलम है। कि सर बात तो सही है, आपने सिखाया था। तो राजा मुझे ये बता, ये जो है ये क्या है, कि सर ये रो है, और रे क्या है, कि सर ये कॉलम है। तो राजा ये जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रो बनेंगे, 2 रो बनेंगे और 3 कॉलम बनेंगे, कि सर बनेंगे। ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर राजा 3 रो और 2 कॉलम बनेंगे, कि सर बनेंगे, बात तो सही है। तो राजा ये मैट्रिक्स बराबर कैसे हुई रे? ये मैट्रिक्स बराबर कैसे हुई? जिस मैट्रिक्स में 2 रो और 3 कॉलम है और एक दूसरी मैट्रिक्स में 3 रो और 2 कॉलम है, वो मैट्रिक्स बराबर नहीं हो सकती। किसी भी मैट्रिक्स को बराबर होने के लिए उसके क्रमों की संख्या को सिमिलर होना बहुत ज़रूरी है। अगर 2 मैट्रिक्स को मैं बराबर करता हूँ, ये कोई भी 2 मैट्रिक्स हैं, अगर ये बराबर हैं तो ये सिर्फ ही तब ही बराबर हो सकती है। कब? जब ये जो क्रम होंगे इसके, ये जो m क्रॉस n है, ये दूसरी जो मैट्रिक्स हैं उसके m क्रॉस n के बराबर हों। कब हो सकती है? कि इसके जो m क्रॉस n है वो दूसरी मैट्रिक्स से m क्रॉस n के बराबर हो, तभी, सिर्फ तभी 2 मैट्रिक्स बराबर हो सकती है। कि सर अब तो आपकी बातें समझ में आने लग गई है, अब तो आपकी बातें समझ में आने लग गई है, मगर सर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हो। सर आप पढ़ा बहुत धीरे धीरे रहे हो, थोड़ा सा तेज पढ़ाओ। तो देखिए, जिसको ऐसा लगता है कि मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बड़ी खुशी है। खुशी इस बात की है राजा कि जिसको ये लगता है ना कि मैं थोड़ा सा धीरे पढ़ा रहा हूँ, मतलब उसका दिमाग तेज चल रहा है, उसको जल्दी समझ में आ रहा है, उसने शायद पहले पढ़ रखा हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा सब्र रखें। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए देखने की, 1.25 की एक्स की स्पीड से देख सकते हैं, क्योंकि मैं शायद कुछ ऐसी बातें बता दूं जो आपके टीचर्स बताना भूल गए हों, ठीक है, या फिर मेरा कुछ ऐसी बात पढ़ाई हुई, मेरी ऐसी कोई बात आपको स्टक कर जाए जो शायद टीचर्स की नहीं कर पाई थी। मगर मेरे धीरे पढ़ाने का कारण राजा ये है कि अगर मैं थोड़ा सा भी धीरे पढ़ाता हूँ, थोड़ा चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, तो उसका कारण 2 हैं। 2 कारण ये है कि पहली बात तो ये टॉपिक तुम्हारे लिए नया है। पहली बार जब तुमने ABCD सीखी थी ना, तो वो भी पहाड़ी लगा होगा कि यार ये क्या दे दिया है, ये क्या है, हमें तो पढ़ाई करनी नहीं है, पढ़ाई छोड़ दूंगा, ABCD नहीं सीखूंगा। आज वो ABCD तुम्हारे लिए कुछ है भी नहीं। आज वो तुम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस ABCD को काम में लेते हो, तो पहली बार तो वो भी टफ लगा था। तो ये तो खुद पहली बार अपन पढ़ रहे हैं। चाहे तुम कितने भी 30 मार्क खाओगे, मगर जब भी कोई चीज़ पहली बार पढ़ते हो तो उसको समझने में चाहे कितनी भी आसान हो, प्रॉब्लम होती है। तो कुछ मेरे ऐसे विद्यार्थी होंगे, कुछ मेरे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको थोड़ा समय लगेगा ये चैप्टर को समझने में, इस चैप्टर पे अपनी पकड़ बनाने में। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा हर चीज़ को एलैबोरेट करके बताता हूँ, थोड़ा सा खुलकर बताता हूँ। जिसको ये चैप्टर आता है, जिसकी अच्छी पकड़ है, वो थोड़ी सी स्पीड में देख सकता है, ठीक है, उसके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो राजा आज मैंने पढ़ा दिया अवयव क्या होते हैं, थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बता दी। 2 अवयव बराबर कब होते हैं, मैट्रिक्स बराबर कब होती है, वो मैट्रिक्स बराबर कब होंगी, जब उसके m क्रॉस n दोनों के बराबर होंगे। आने वाले लेक्चर्स में, जो अगला मेरा लेक्चर होगा, उसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि अवयव के प्रकार क्या होते हैं, अवयव कितने प्रकार के होते हैं, और ये जो एक्सरसाइज 3.1 बच रही है ये राजा पूरी खत्म कर देंगे। इस प्रकार से खत्म करेंगे कि आप कहेंगे कि सर अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम वाले दिन सीधा पेपर पे लिख दूंगा। ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप कहेंगे कि सर एग्जाम, कि सर क्यों पढ़ाया, ज़रूरत ही नहीं है खुद से कुछ करने की, आपने पढ़ा दिया, समझो हो गया, अब सर सीधे एग्जाम में ही लिख के आएंगे। तो मुझे बड़ी खुशी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बचा हुआ लेक्चर, बचा हुआ ज्ञान और बचा हुआ टॉपिक हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।